Good afternoon, sir. सर की वॉइस भी आ रही है। सर आपका माइक ऑफ है। ओके 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 ओके, मैं दोबारा बोलूंगा, है ना? यस। अब आवाज आ रही होगी, है ना? तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस। मैं कह रहा था ये टॉपिक और ये पूरा चैप्टर वेव ऑप्टिक्स में भी काम आएगा। यहाँ पर अभी हम आगे जाकर व्यतिकरण वगैरह पढ़ेंगे ना, वही व्यतिकरण हमारे प्रकाश में भी काम आता है। तो लाइट वेव जब हम डिस्कस करेंगे तो इस चैप्टर की मैक्सिमम चीजें काम आएंगी, ध्यान रखिएगा। चलिए, उससे पहले मैं आप सबको गुड आफ्टरनून बोल रहा था, आप सबने गुड आफ्टरनून लिखा, तो मेरा माइक बंद था ना, तो सुनाई नहीं दिया। चलो बेटा, ये रिलेशन लिखो, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। हिंदी में इसे लिखेंगे कलांतर तथा पथांतर में संबंध। कलांतर तथा पथांतर में संबंध। बच्चों, कल आपको हमने वहां बताया था ना, जब वेवलेंथ पढ़ा रहे थे, जब आपको तरंग दैर्घ्य पढ़ा रहे थे, तो वहां बताया कि उन दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो समान कला में कंपन करते हैं, है ना, वो लैम्बडा कहलाता है। यानी कि लैम्बडा हमारा वो डिस्टेंस होता है जिन दो पॉइंट के बीच में एक तरह से अंतर ये कह लो, या तो शून्य होता है या 2 पाई होता है। ये तो आप जानते ही होंगे, 2 पाई जो होता है, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री, वो सेम होता है 0 डिग्री के बराबर होता है लगभग। हम ये भी बोल सकते हैं दो बिंदुओं के बीच कलांतर 0 है, और हम ये भी बोल सकते हैं दो बिंदुओं के बीच कलांतर फेज डिफरेंस 2 पाई है। एक ही बात होता है, 0 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री। ठीक है बेटा, ये सब जो होते हैं ये सेम होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं दो बिंदुओं के बीच, बच्चा मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दो बिंदुओं के बीच 2 पाई कलांतर जो होता है वो लैम्बडा पथांतर के बराबर होता है। ठीक है, 2 पाई कलांतर और लैम्बडा पथांतर बराबर होते हैं। तो एकांक कलांतर कितने पथांतर के बराबर होगा? यूनिटरी मेथड लगा दो। इसे बोल रहा हूं, लैम्बडा पथांतर 2 पाई कलांतर के बराबर होता है। तो एकांक पथांतर कितने कलांतर के बराबर होगा बेटा? सर इंग्लिश में भी बोलूंगा, एक बार हिंदी में जवाब मिल जाए मुझे, वरना कंफ्यूजन हो जाता है बेटा। मैं जैसे ही इंग्लिश में साथ में बोलता हूं ना, तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए एक बार मैं कह रहा हूं,
हाँ, मैं कह रहा हूं इंग्लिश में सुन लो, लैम्बडा पाथ डिफरेंस जो है वो 2 पाई फेज डिफरेंस के बराबर होता है। तो यूनिट पाथ डिफरेंस कितने फेज डिफरेंस के बराबर होगा? यूनिटरी मेथड लगाओ ना सर 2 पाई बाई लैम्डा। 2 पाई बाई लैम्बडा, करेक्ट। तो यूनिट पाथ डिफरेंस 2 पाई बाई लैम्बडा फेज डिफरेंस के बराबर होगा। अब अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स हो तो कितना फेज डिफरेंस आएगा? 2 पाई टू पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। डेल्टा एक्स, करेक्ट। तो बस बच्चों यही हमारा रिलेशन है, मैं डायरेक्ट रिलेशन लिख रहा हूं। क्या होता है? फेज डिफरेंस इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स लिख दिया मैंने, या ये नीचे करके पूरा लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं 2 पाई बाई लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस, ऐसे लिख लो, ठीक है। फेज डिफरेंस यानी कि कलांतर बराबर 2 पाई बाई लैम्बडा इनटू पथांतर। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्बडा इनटू डेल्टा एक्स। तो बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये नोट करो आप। डेल्टा फाई यानी कि फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई बाई लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस। बच्चों इसका समयांतर के साथ एक और रिलेशन होता है, लेकिन वो अपने ज्यादा काम नहीं आता। तो फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस और टाइम डिफरेंस, उन तीनों का एक साथ रिलेशन लिख रहा हूं। वो होता है फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय लैम्बडा इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। लेकिन टाइम डिफरेंस के साथ चीजें काम नहीं आती, क्वेश्चंस में ज्यादा काम नहीं आता। सिंबल्स की फॉर्म में लिख लो इसे, डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई बराबर डेल्टा एक्स अपॉन लैम्बडा बराबर डेल्टा टी अपॉन टी। छोटा सा क्वेश्चन एक लिख लो इस पर। बच्चों किसी स्ट्रिंग में वेव की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। देखो, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग इज 20 मीटर पर सेकेंड। किसी डोरी में अनुप्रस्थ तरंग का वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड है। किसी डोरी में अनुप्रस्थ तरंग का वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड है। स्टॉप। यदि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो, if frequency of wave is 50 हर्ट्ज, यदि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच कलांतर बताइए। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच कलांतर बताइए। If frequency of wave is 50 hertz, then calculate path difference between the 2 points. Sorry, phase difference. Then calculate phase difference between the 2 points lie at distance 10 centimeter. Lie at distance 10 centimeter.
10 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु स्थित है, उनके बीच में कलांतर बताना है बेटा। कितना सेंटीमीटर बोले? 10 सेंटीमीटर बेटा, मैं लिख देता हूँ। ओके सर। वेलोसिटी ऑफ वेव जो है बेटा वो 20 मीटर पर सेकेंड है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव 50 हर्ट्ज है। दो बिंदुओं के बीच पाथ डिफरेंस 10 सेंटीमीटर है, तो उनके बीच हमें फेज डिफरेंस निकालना है। ये क्वेश्चन हो गया देखो पूरा। π/2, मनीष का π/2 है, टिल्लो का π/2 है। देखो बेटा सॉल्यूशन करते हैं। पहले लैम्बडा निकाल लो। लैम्बडा होता है v/f। v हमें 20 दिया है और f हमें 50 दिया है, तो लैम्बडा आ जाएगा 0.4 मीटर। ये 40 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं इसे, 40 सेंटीमीटर है ना। फेज डिफरेंस होता है बेटा 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। हाँ बेटा सभी बच्चों का सही है, मैं नाम तो नहीं पढ़ पाऊंगा। π/2 आ रहा है सभी का। लैम्बडा को 40 या 0.4 रख दो और डेल्टा एक्स को 10 लिख दो। तो बच्चों ये π/2 कलांतर आ गया उन दोनों बिंदुओं के बीच। बिल्कुल सही। तो अभी तो मैं इस पर और क्वेश्चन नहीं करा रहा, क्योंकि आगे बहुत काम में लेना है इसे, तब और करेंगे। बच्चों कुछ फार्मूले और हैं वेव से रिलेटेड, वो फार्मूले लिख लो। लिखो, एक होता है पावर ऑफ वेव, दूसरा होता है इंटेंसिटी ऑफ वेव। तो पहले पावर लिख लो। लिखो तरंग की शक्ति, पावर ऑफ वेव। बेटा डेफिनेशन कौन बता रहा है? डेफिनेशन कौन बता रहा है? शक्ति क्या होती है बोलो। तरंग की शक्ति को परिभाषित कर दो भाई। बेटा शक्ति तो शक्ति होती है, लेजी बॉय। इसमें डोंट नो की बात नहीं आनी चाहिए। मैंने कोई बड़ा प्रश्न नहीं पूछा, छोटा सा प्रश्न पूछा है। देखो तरंग जो है वो, वेव जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर करता है ना। तो बेटा यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी को वो ट्रांसफर कर देगा वो क्वांटिटी पावर कहलाएगी। बस खत्म। लिखो एकांक समय में तरंग द्वारा संचरित की गई ऊर्जा शक्ति कहलाती है, तरंग की शक्ति कहलाती है ना। इंग्लिश में लिखो एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय द वेव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। इसमें डोंट नो की बात कहाँ थी बेटा? एनर्जी ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर्ड बाय द वेव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तरंग द्वारा एकांक समय में संचरित ऊर्जा शक्ति कहलाती है। किसी को फार्मूला याद है तो बोलो।
हाफ अगर म्यू किसी को ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी। फिर से बोलो बेटा। हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी। मैं जो बच्चा ये बोल रही है इसको लिख रहा हूँ, हाफ म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर वी, ये बोला बेटा आपने? सर नहीं, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है, मैं सही कर देता हूँ इसे। इसने बोला हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी, अब सही लिखा है मैंने? यस सर। बेटा इसमें म्यू क्या है बताओ? सर मास पर यूनिट टाइम। मास पर यूनिट टाइम या मास पर यूनिट लेंथ? यस सर, सर लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ओमेगा को 2 पाई लिख सकते हैं, 2 पाई एफ, तो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू वी। दोनों फार्मूले सेम है बेटा। इसमें सिंबल मैं लिखा देता हूँ, पहले फार्मूला लिख लो, शाबाश। ऐसे मेरी हेल्प कर दिया करो यार, थोड़ी थोड़ी सी, अच्छा लगता है बेटा। एफ तो है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, ए क्या है बेटा? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, तरंग का आयाम। एफ आवृत्ति है, ए तरंग का आयाम है, म्यू एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। इसे रेखीय घनत्व बोलते हैं ना डोरी में, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, ठीक है। और v है वेलोसिटी ऑफ वेव, तरंग का वेग। बेटा म्यू क्या है? लीनियर डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग, डोरी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान। अब इसके बाद लिखो इंटेंसिटी ऑफ वेव। तरंग की तीव्रता बेटा, जरा इसको भी कोई हमें समझा दो यार। सर एकांक समय में प्रवाहित ऊर्जा की औसत मात्रा। नहीं, औसत नहीं, थोड़ी सी गलती हो गई बेटा। इंटेंसिटी में एकांक समय के साथ साथ एकांक क्षेत्रफल और लगाते हैं हम। आपको याद होगा हमने इंटेंसिटी की परिभाषा पहले भी कहीं ना कहीं बोली होगी, तरंग की तीव्रता। लिखो, एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली ऊर्जा तीव्रता कहलाती है ना? सर पावर ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया। हाँ करेक्ट करेक्ट, पावर ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया, यू कैन राइट इट, वेरी गुड। तो इंग्लिश में लिखो, एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी। और जो अभी जतिंदर ने बोला वो भी सही है, इंटेंसिटी को हम पावर पर यूनिट एरिया, पावर अपॉन एरिया भी लिख सकते हैं। इसका फार्मूला आप बता दो कोई। सर आई बराबर 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो भी। शाबाश, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। म्यू की जगह रो आ गया, और कोई चेंज नहीं है बेटा, है ना? अब ये भी बता दो बेटा, रो क्या होगा? माध्यम का घनत्व। यस, माध्यम का घनत्व, डेंसिटी ऑफ मीडियम, माध्यम का घनत्व, डेंसिटी ऑफ मीडियम।
चलिए बच्चों, ये फार्मूले तो याद करने पड़ेंगे, इनमें तो मैं कुछ आपकी मदद ज्यादा नहीं कर सकता। और इंटेंसिटी ज्यादा काम आएगा, और इंटेंसिटी में भी पता है ये टर्म ज्यादा काम आएगी, किसी भी वेव की इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के बराबर होती है। ये ज्यादा काम आएगा, मैं फिर बता दूं। पूरा फार्मूला इतना काम आए या ना आए, पर ये चीज बहुत काम आने वाली है। किसी भी तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ये बहुत ज्यादा काम आएगा आगे, ठीक है। I is proportional to a square। चलो बच्चों, इनके ऊपर क्वेश्चन आगे करेंगे। अब लिखो तरंग का वेग, वेलोसिटी ऑफ वेव। Velocity of wave in different medium। Velocity of wave बच्चों अलग अलग निकालेंगे। स्ट्रिंग में जो ट्रांसवर्स वेव चलती है उनकी वेलोसिटी का फार्मूला अलग होता है। साउंड वेव है, उनकी वेलोसिटी का फार्मूला अलग होता है। तो हम सारे एक साथ एक एक करके मतलब लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखो नंबर 1, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग। डोरी में, तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग का वेग। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, तनी हुई डोरी में। अब किसी बच्चे को ये फार्मूला अगर पता है तो वो बताए, मैं तो आप लोगों की सहायता से ही पढ़ाता हूँ, अच्छा लगता है। √T/m। शाबाश, आज का दिन तो अच्छा है यार। √T/μ बेटा, बिल्कुल सही। जहां पर T जो है वो डोरी में तनाव है, ठीक है, और म्यू अभी अभी लिखाया था वही है लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी। टेंशन इन स्ट्रिंग और म्यू लीनियर मास डेंसिटी। मास पर यूनिट लेंथ M/L होता है बेटा। म्यू की यूनिट जो होगी ना किलोग्राम प्रति मीटर होगी बेटा, किलोग्राम पर मीटर। M/L होता है ना, मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ। इस फार्मूले को हम एक और उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों। म्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा ना, म्यू क्या होता है, मास अपॉन लेंथ होता है। तो यहाँ पर हम मास को, एक डोरी है अपने पास, डोरी का द्रव्यमान को हम लिख सकते हैं डेंसिटी, घनत्व इंटू आयतन, और आयतन को हम लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। बेटा ढंग से देखना, द्रव्यमान होता है आयतन गुना घनत्व, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी को मैंने रो लिख दिया, और वॉल्यूम हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। अब L से L कट गया तो म्यू जो है वो रो इंटू ए आ गया। तो और हाँ, अगर डोरी है ना, डोरी का कभी कभी रेडियस दे देगा आपको, रेडियस, तो हम एरिया को πr² भी लिख सकते हैं। हमारी जो डोरी होती है ना बेटा, डोरी वो सिलेंड्रिकल होती है, बेलनाकार होती है ना डोरी, तो उसका क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शनल एरिया πr² लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी का फार्मूला हमारा कन्वर्ट हो जाएगा √T/ρ πr²। r को बाहर ले सकते हैं तो 1/r √T/π ρ। तो बच्चों ये भी एक फार्मूला है, लेकिन
ये ज्यादा काम नहीं आता, ऊपर वाला ही ज्यादा काम आता है, पर आप इसे कन्वर्ट कर लें, लिख लें। क्वेश्चन फिर हम इकट्ठे करेंगे। पहले सारे फार्मूले लिख लेते हैं, काफी सारे फार्मूले हैं। तो बच्चों ये तो हो गया वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग। अब लिखो वेलोसिटी ऑफ साउंड in different mediums, in different medium। अलग अलग माध्यम में ध्वनि तरंगों का वेग। बच्चों अलग अलग मीडियम में है, तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड मीडियम, ठोस माध्यम में ध्वनि का वेग। बेटा ठोस माध्यम में ध्वनि का वेग का फार्मूला होता है v बराबर अंडर रूट, चलो मैं रुक जाता हूँ, आपसे पूछता हूँ, बताइए क्या है? किसे बोला? y अपॉन रो। हाँ y बोल रहे हो ना बेटा? यस सर, y। शाबाश। यहाँ y क्या है? यंग मॉड्यूलस ऑफ प्लास्टिसिटी। शाबाश। यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, ये बेटा हम इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और रो है डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठोस का घनत्व। तो बच्चों ध्वनि जो है ना ठोस माध्यम में भी गति करती है, साउंड जो है वो सॉलिड मीडियम में भी ट्रेवल करती है। बल्कि सही बताऊं तो ठोस में, द्रव में और गैस में, तीनों में तुलना की जाए तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी सॉलिड में होती है। आप बता सकते हो ठोस में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता होगा? लगभग ऐसी कोई अंदाजा बताओ अगर आपको पता हो तो। नहीं सर, पता किसी को भी? 6000 की समथिंग होता है क्या? 5000 के आसपास। हाँ 6000 थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 3000 4000 मीटर प्रति सेकंड। और हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? जो हम बातें करते हैं ना, हमारी आवाज कितनी वेग से चलती है बताओ? सर 332 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट करेक्ट, 332 मीटर पर सेकेंड होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और रूम टेम्परेचर पर लगभग 350। अब तुम सोचो वायु में ध्वनि का वेग, एयर में साउंड की वेलोसिटी 350 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है, और सॉलिड में लगभग 3000 4000 3500 के आसपास 10 गुना होती है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड मीडियम। आप चाहो तो लिख लो ये, ध्वनि का ठोस माध्यम में वेग सर्वाधिक होता है।
अब लिखो इन लिक्विड मीडियम, द्रव में। इसका फार्मूला भी बता दो बेटा, आज आप लोग काफी मदद कर रहे हैं मेरी। रो। शाबाशी, बच्ची की तैयारी अच्छी है बेटा, बिल्कुल अच्छी है। मुझे भी अच्छा लग रहा है, मेरे चेहरे की खुशी आप देख रहे होंगे। बी क्या है बेटा? सर बल्क मॉडुलस। करेक्ट। हिंदी में इसे बोलते हैं बेटा एक मिनट, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को बोलते हैं, आप ही मदद कर दो, मैं तो भूल गया हिंदी में क्या बोलते हैं इसे। अरे हिंदी मीडियम वाले कहाँ गए सारे आज? गायब हो गए क्या? सर समतापी प्रत्यास्थता था। नहीं 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 नहीं, नहीं समतापी नहीं होता, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं बेटा इसे। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं, ठीक है। लिख लो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। और रो बेटा डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। द्रव में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है, आप बता सकते हो मुझे? So 1481 मीटर पर सेकंड। हाँ, लगभग 1000 के आसपास होता है, 1000 1500 इस ऑर्डर का होता है। हमें सिर्फ ऑर्डर जानना है, अभी वैल्यू नहीं निकालनी। 1000 मीटर पानी में जो होता है लगभग 1000 मीटर पर सेकंड के आसपास होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब आता है इन गैसियस मीडियम। बच्चों गैसियस मीडियम की जहां बात है तो यहाँ पर दो फार्मूले आते हैं। एक पहले फार्मूला आता है न्यूटन का, न्यूटन्स फार्मूला। न्यूटन ने ये माना था कि जब साउंड एयर में ट्रेवल करती है, गैसियस मीडियम में चलती है किसी भी, तो एयर के जो पार्टिकल है वो वाइब्रेशन करते हैं। उस समय एयर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। बच्चों थोड़ा सा सुन लेना, देखो है ना काफी धीरे धीरे बोल रहा हूं। न्यूटन ने ये अज्यूम किया जब साउंड एयर में ट्रेवल करती है तो एयर का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और उसने एयर का टेम्परेचर कांस्टेंट मानकर एक फार्मूला हमें दिया। बताओ आप में से कौन बता रहा है? वेलोसिटी ऑफ साउंड का √P/ρ। करेक्ट, √P/ρ। P क्या है? प्रेशर। प्रेशर ऑफ गैस, शाबाश। और रो है डेंसिटी ऑफ गैस। बच्चों ये फार्मूला लिखने के साथ साथ एक लाइन में बोल रहा हूं वो भी लिखो। न्यूटन के अनुसार जब ध्वनि गैस में गति करती है तो गैस का तापमान नियत रहता है। According to Newton, temperature of gas remain constant during the propagation of sound. Temperature of gas remain constant during the propagation of sound. गैस का तापमान नियत रहता है, ठीक है। बच्चों यहाँ पर न्यूटन से गलती हो गई, इतने बड़े साइंटिस्ट थे पर गलती कर गए। न्यूटन के फार्मूले से जब हमने वैल्यू निकाली, वेलोसिटी ऑफ साउंड को एयर में निकाला रूम टेम्परेचर पर, तो न्यूटन के फार्मूले से जो वैल्यू आई ना ध्वनि के वेग की, वो हमारी प्रैक्टिकल वैल्यू से मैच ही नहीं कर रही। हम जानते हैं हकीकत में
ध्वनि का जो वेग होता है, साउंड की वेलोसिटी होती है, वो 332 मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन न्यूटन के फार्मूले से जब निकालते हैं तो 200 से भी कम आता है, 200 के आसपास कुछ ऐसा आता है। 200। तो न्यूटन के फार्मूले से जो ध्वनि का वेग आता है, जो साउंड की वेलोसिटी आई, वो गलत आई। तो गलती पता लगी बाद में। अब आप बता सकते हो वो गलती किसने पकड़ी? लाप्लास ने। Sir, लाप्लास वेरी ने। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो इसलिए हम दूसरे नंबर पर लिखेंगे लाप्लास करेक्शन या लाप्लास फार्मूला। तो लाप्लास ने कहा था कि भैया जब ध्वनि वायु में गति करेगी तो ऊष्मा को आने जाने का समय नहीं मिलेगा सराउंडिंग से, इसलिए ये रुद्धोष्म प्रक्रम होगा। बच्चों, आपने रुद्धोष्म प्रक्रम का नाम तो सुना होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस का। यस सर। सुना है ना? Yes, sir. हाँ, तो एक लाइन लिखो पहले। देखो, लाप्लास के अनुसार जब ध्वनि वायु में गति करती है तो अकॉर्डिंग टू लाप्लास, व्हेन एयर ट्रेवल इन गैसियस मीडियम। अब देखो, हिंदी इंग्लिश एक साथ बोलता हूं ना मैं, खुद थोड़ा गड़बड़ हो जाती है मेरे साथ। लाप्लास के अनुसार जब ध्वनि वायु में गति करती है तो ऊष्मा को आदान प्रदान का समय नहीं मिलता, ऊष्मा के आदान प्रदान का समय नहीं मिलता, अतः यह प्रक्रम रुद्धोष्म होता है। ऊष्मा के आदान प्रदान का समय नहीं मिलता, अतः यह प्रक्रम रुद्धोष्म होता है। इंग्लिश में लिख लो, अकॉर्डिंग टू लाप्लास, ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन एयर there is no time of exchange of heat. It is a fast process, है ना? There is no time of exchange of heat. Hence, it is adiabatic process. Hence, it is adiabatic process. इसलिए ये रुद्धोष्म प्रक्रम है। तो बेटा, रुद्धोष्म प्रक्रम होने की वजह से ये गामा से मल्टीप्लाई हो जाता है और हमारा फार्मूला हो जाता है अंडर गामा पी अपॉन रो। गामा बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा, थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी पढ़ेंगे ना, वहां पढ़ाऊंगा मैं। तो गामा पी अपॉन रो, और इसे हम गामा आर टी अपॉन एम डब्ल्यू। अभी रुक जाना, एक गलती लिख दी मैंने, एक्शन करूंगा। नीचे मोलिकुलर वेट आएगा बेटा, रो अंडर गामा आर टी अपॉन एम डब्ल्यू, मोलिकुलर वेट। गामा मैं बता दूंगा बेटा, गामा सीपी बाई सीवी का रेशो होता है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा अलग होता है, डाई एटॉमिक गैस के लिए गामा अलग होता है। तो अभी तो एक दो वैल्यू आप चाहो तो लिख लो। टी है टेम्परेचर ऑफ गैस, एम डब्ल्यू है बेटा अणुभार, मोलिकुलर वेट। अणुभार या परमाणु भार कुछ भी ले लो, एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट। टी है गैस का तापमान। गामा की वैल्यू अलग अलग। अच्छा, आर की वैल्यू आपको याद है? आपको आर की वैल्यू याद है क्या? सर वो 8.314। हाँ, आर जो है वो है आइडियल गैस कांस्टेंट। आइडियल गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक है ना, आदर्श गैस नियतांक। इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अभी ज्यादा टेंशन मत लेना बेटा, ये तो केटीजी में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम। बाई चांस यहाँ काम में लेना पड़ रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी बातें। तो बच्चों, अगर जरूरत पड़े तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा और डाई एटॉमिक गैस बताओ। मोनो एटॉमिक गैस 5.3
3 एक परमाणु गैस के लिए क्या होगा गामा? 5/3 सर, 5/3 मोनोएटम के लिए 5/3, डायटम के लिए 1.4। हाँ 7/5। ये 1.67 होता है, ये 1.4 होता है। और बाद में तो डिटेल में पढ़ लेंगे, अभी टेंशन मत लो बच्चों। लाप्लास के फार्मूले से जब ध्वनि का वेग निकाला, साउंड की वेलोसिटी निकाली, तो बिल्कुल सही आई 332 मीटर पर सेकेंड आई। तो इससे पता लगा लाप्लास ने जो कहा था वो बिल्कुल सही है। न्यूटन भाई साहब गलती कर गए। बच्चों ये कैपिटल टी जो है ना टेम्परेचर, ये केल्विन में लेना है। टेम्परेचर ऑफ गैस जो है वो केल्विन में लेना है, ध्यान रखना। लेकिन अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड का एक फार्मूला और लिखना चाहें तो लिख लो। अगर हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग पता हो, एक अलग से फार्मूला लिख लो। तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर V0 जो है वो 332 ही लेना है, ये मान लो आपको। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग है, और T जो है वो टेम्परेचर है लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड में। अब गड़बड़ मत कर देना, केल्विन में नहीं लेना, ये मैंने बदल दिया फार्मूला। तो जैसे अगर हमसे अब यहाँ पर, अब धीरे धीरे क्वेश्चन तो कराऊंगा ही मैं, बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो गए हैं। तो बच्चों अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ा दें तो साउंड की वेलोसिटी भी बढ़ जाती है। देख लो, साफ दिख रहा है। ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, गर्मियों में ज्यादा होता है, सर्दियों में कम होता है। ठीक है, तापमान बढ़ाने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर साउंड की वेलोसिटी बढ़ती है। अच्छा एक चीज और है, साउंड की जो वेलोसिटी है ना उस पर ह्यूमिडिटी का भी इफेक्ट होता है। आपने शायद सुना हो मॉइस्ट एयर में वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा होता है ड्राई एयर से। सुना है आपने? नम वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु से अधिक होता है। बच्चों मुझे सुन नहीं रहे क्या? सर वंस मोर, एक बार और बोलिए। एक बार और बोलूं? मैं ये बोल रहा था, जो मॉइस्ट एयर होती है ना, मॉइस्ट एयर, यस सर, समझ गया। मॉइस्ट एयर समझते हो क्या होता है? Yes, अब sir. हिंदी में ही हाँ तो सर। नमी। नमी, नमी नमी ह्यूमिडिटी बोलते हैं ना यार, आज तो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है उसको। तो बच्चों नमी जो होती है उसमें नम वायु में ध्वनि का वेग ज्यादा होता है शुष्क से। ये बात लिख लो, लिखो, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड। आर्द्रता, क्या बोलते हैं? आर्द्रता है ना, आर्द्रता। आर्द्रता का, आर्द्रता। आर्द्रता ना, हाँ, आर्द्रता का ध्वनि के वेग पर प्रभाव। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड। अलग से लिख लो, मैं बोल रहा हूं। देखो, नम वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु से अधिक होता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मोर इन मॉइस्ट एयर देन ड्राई एयर। वैसे है ना, कभी तुम गौर करना, जब बारिश हो चुकी होती है उसके बाद आपको आसपास की आवाजें ज्यादा स्पष्ट और सुनाई देती है। उसका रीजन दूसरा भी है, ह्यूमिडिटी ही रीजन नहीं है। उसका रीजन ये भी होता है कि बारिश के बाद जो आसपास धूल के कण होते हैं ना, डस्ट पार्टिकल्स, वो सेटल हो जाते हैं,
तो एयर रेसिस्टेंस भी कम हो जाता है, वायु का प्रतिरोध बल भी कम हो जाता है। साथ में एयर मॉइस्चर हो जाती है, नम हो जाती है वायु, इसलिए उसका वेग भी बढ़ जाता है। तो बच्चों काफी फार्मूले लिख लिए, काफी चीजें लिख ली। तो कुछ क्वेश्चन हो जाए अब। जब मैं बोलूं ना क्वेश्चन हो जाए, तो एनर्जी, ऊर्जा के साथ जवाब दिया करो हाँ सर। सबसे ज्यादा एनर्जी यही दिखनी चाहिए। फिजिक्स को बायोलॉजी की तरह और बायोलॉजी को फिजिक्स की तरह कभी मत पढ़ना बेटा, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है? हाँ, दोनों सब्जेक्ट बिल्कुल अपोजिट है। हम लोग कॉन्सेप्ट पर और कैलकुलेशन पर ज्यादा फोकस करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन लिखो। देखो, एक डोरी की लंबाई 2 मीटर है तथा उसका द्रव्यमान 50 ग्राम है। एक डोरी की लंबाई है 2 मीटर तथा उसका द्रव्यमान 50 ग्राम है। लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग इज 2 मीटर एंड इट्स मास इज 50 ग्राम। मास इज 50 ग्राम। लेंथ 2 मीटर है, डोरी का मास है 50 ग्राम। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 40 न्यूटन। डोरी में तनाव है 40 न्यूटन का। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द स्ट्रिंग। अनुप्रस्थ तरंगों का डोरी में वेग बताइए। मनीष का आंसर है 40 मीटर पर सेकेंड। अनुराग का भी 40 है। तो बच्चों सॉल्व करते हैं। सभी का 40 आ रहा है। तो बेटा v आ जाएगा √t/μ। पहले म्यू निकाल लेते हैं अपन, है ना। म्यू हो जाएगा मास अपॉन लेंथ। मास 50 ग्राम है, इसे किलोग्राम में बदलो तो 25 गुणा 10 की घात -3 किलोग्राम पर मीटर। ठीक है बेटा, सभी बच्चों का 40 आ रहा है। गुड, अच्छी बात है। अब वेलोसिटी आएगा √t/μ। टी में 40 दिया है, म्यू है 25 गुना 10 की घात -3। बेटा 10 की घात -3 ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा और एक जीरो पहले से मौजूद है। +4 10 की घात 4 को अंडर के बाहर लोगे तो 100 आएगा। 4 को अंडर से बाहर लोगे 2 आएगा, 25 को लोगे 5 आएगा। तो आपका आंसर सही है। चलो, कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं की, अच्छी बात है। ठीक है, बच्चों इसी से रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन है। हमारे पास 4 मीटर लंबा एक तार है। ठीक है, ऐसे एक लंबा तार है बेटा।
4 मीटर लंबा है ये। ऐसी एक डायग्राम बना रहा हूं, थोड़ी हेल्प हो जाएगी आपकी। 4 मीटर लंबा है बच्चों। एक वेव पल्स है। वेव पल्स जानते हो? हिंदी में क्या बोलेंगे पल्स को? यार मेरी हेल्प किया करो यार, इतने सारे बच्चे हो हिंदी मीडियम के, हेल्प नहीं करते आप। वेव पल्स को क्या बोलेंगे बेटा? पल्स क्या होता है? सर इसके हिंदी नहीं पता, हम लोग भी तो यही यूज करते हैं, पल्स है। चलो अच्छी बात है, चलो जवाब तो दिया। तो वेव पल्स को वेव पल्स ही बोल लो बच्चों। एक वेव पल्स है, वो है ना इस दीवार से उस दीवार तक चक्कर लगा रही है। इधर जाएगी, राइट में जाएगी, दीवार से टकराकर वापस आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर दीवार से टकराकर वापस आएगी। ये कह रहा है 4 ट्रिप्स करने में। ट्रिप को हिंदी में क्या बोलेंगे? ट्रिप। ऐसे ऐसे ट्रिप होता है ना, यात्रा। बच्चों 4 ट्रिप करने में इसको 0.8 सेकंड का समय लगता है। इस वेव पल्स को 4 ट्रिप करने में, 4 ट्रिप करने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। एक ट्रिप जानते हो, इधर जाएगा फिर वापस अपनी जगह आ जाएगी जब वेव, तब एक ट्रिप होता है। तो 4 ट्रिप करने में 0.8 सेकंड का समय लगा। डोरी की लंबाई 4 मीटर है और डोरी का द्रव्यमान लेंथ 4 मीटर है और मास, स्ट्रिंग का मास जो है वो 0.2 kg है। तो आपको बताना है इस डोरी में तनाव कितना है, टेंशन निकालना है। मजेदार क्वेश्चन है, करो यार। एक डोरी की लंबाई है 4 मीटर, उसका द्रव्यमान है 0.2 किलोग्राम, और एक वेव पल्स लेफ्ट राइट चक्कर लगा रही है। तो 4 ट्रिप करने में उसे 0.8 सेकंड का समय लगता है। तो बताइए डोरी में तनाव कितना है? अंकित, अंकित का आंसर है 80 न्यूटन। खैर आप सबको दिख ही रहा है, चैट बॉक्स पूरा का पूरा ही दिख रहा है। मनीष का है 20। और बोलो। बेटा पहले तो वेलोसिटी निकाल लो ना। हमें पता है एक ट्रिप में 4 मीटर इधर जाएगा, 4 मीटर इधर आएगा, तो एक ट्रिप में 8 मीटर की दूरी तय होगी। वेग होता है दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक ट्रिप में 4 + 4 8 मीटर है, तो 4 ट्रिप में 32 मीटर की दूरी तय हो गई और समय लगा 0.8 सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ वेव आ गया 40, और इसको √T/μ के बराबर कर दो। तो √T/μ हमारा 40 आ गया। तो टेंशन निकालना है, ये होगा 40 का स्क्वायर, पहले वर्क करना पड़ेगा, इंटू म्यू। बेटा म्यू कितना है? 40 का स्क्वायर 1600, और म्यू होता है मास अपॉन लेंथ। मास है 0.2 और लेंथ है 4। तो 80 न्यूटन आ गया बेटा मेरे हिसाब से। तो अंकित का आंसर सही था यार, बाकी लोग कुछ गड़बड़ कर गए लगता है।
एक बार मेरी कैलकुलेशन भी चेक कर लो बेटा। एक ट्रिप में 8 मीटर चलेगी। एक ट्रिप पूरी तब होती है जब हम वापस घर आ जाते हैं। तो 4 लेफ्ट जाएगा, 4 राइट आएगा, तो लेफ्ट राइट मिलाकर 8 मीटर की दूरी एक ट्रिप में होगी और 4 ट्रिप में 32 मीटर की दूरी होगी। तो इस तरह से 32/0.8 समय है, तो हमारा वेग आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। फिर उससे हमने टी निकाल लिया। चलो अगला प्रश्न। बच्चों एक स्ट्रिंग है डोरी, उसका म्यू दिया हुआ है, उसका म्यू दिया हुआ है 0.05 किलोग्राम प्रति मीटर। म्यू है ना, किलोग्राम प्रति मीटर में होता है। और इस डोरी में टेंशन है 80 न्यूटन। ठीक है, तो आप बताइए इसकी पावर कितनी है वेव की। अब देखो कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे दिया मैंने बेटा। पावर का फार्मूला देखो और क्या चीज की जरूरत है ये भी देख लो। कहाँ गया फार्मूला? 2π² f² a² रो वी। हाँ, फ्रीक्वेंसी की जरूरत है और एम्पलीट्यूड की जरूरत है, वो दोनों लिख लो। फ्रीक्वेंसी है बेटा 60 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज, और एम्पलीट्यूड है आपका 6 सेंटीमीटर। प्लीज कैलकुलेशन का ध्यान रखना, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला भी आपको दिखा दिया है। तो मुझे बताइए इसकी पावर कितनी है वेव की। आराम से कैलकुलेशन करो, जल्दीबाजी मत करो, लेकिन सही करने का प्रयास करो, बिल्कुल, है ना। ओके, अंकित का आंसर है 512 वाट। क्या बात है अंकित, शाबाश बेटा। बाकी लोग भी करें बेटा, जल्दीबाजी नहीं करें, लेकिन करें, बैठे नहीं रहें। ये मत सोचिए कि बाकी बच्चे कर लेंगे तो हम उनका कॉपी कर लेंगे, ऐसा नहीं। आपको कैलकुलेशन तभी आएगी जब आप खुद करोगे। तो बच्चा 2π² f² a² म्यू वी, सीधे सीधे वैल्यू रखनी है। आप चाहें तो π² को 10 ले सकते हैं, π² को 10 ले सकते हैं। ऑप्शन अगर बहुत पास पास हो तो फिर सोचना पड़ेगा, वरना 10 ले सकते हैं। एफ फ्रीक्वेंसी है 60 का स्क्वायर 3600, ए स्क्वायर आएगा 36 सेंटीमीटर है, 10⁻² का होल स्क्वायर -4। म्यू दिया है 0.05,
और वेलोसिटी आपको निकालनी पड़ेगी बेटा। So 40 वेलोसिटी हाँ 40 आएगा ना। Yes sir. Yes. वेलोसिटी 40 आएगा बेटा, √T/μ से निकालना पड़ेगा अपन को। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, जीरो तो काफी कट गए, 2 जीरो, एक ये 3 जीरो और एक 40 वाला जीरो, 4 जीरो और 10 की घात -4 से कट गए। तो ये बचा 2 गुणा 36 गुणा 36 और 0.05 को 5/100 1/20 लिख सकते हैं गुणा 4। ये 2 भी उड़ा दो, नीचे 10 बचा। क्या मुझसे बच्चों के तरह कैलकुलेशन करवा रहे हो तुम लोग? बता दो ना क्या आएगा अब। Sir 518.40. 518.4 5.8 ठीक है, मैं 518 लिख देता हूँ बस, सर, इतना ही ठीक है। 518 चलो $518 और पाई की वैल्यू आप एग्जैक्ट लेते तो बेटा ये 512 ही आता। तो अंकित का आंसर बिल्कुल सही था, लेकिन बाकी लोगों का भी गलत नहीं है जिन्होंने 518 या 518.4 बताया। हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव होता है एग्जाम, तो ऑब्जेक्टिव में टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इतने पास आंसर दे दे, 512 भी दे दे, 518 भी दे दे, तो हम फंस जाएंगे, फिर हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वरना कोई जरूरत नहीं है। वरना कोई जरूरत नहीं है, आप थोड़ी रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। बच्चों एक कहना डोरी है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, मतलब कहते हैं हल्का सा लेवल अप है। मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं उसका थोड़ा सा लेवल अप है ना। तो बच्चों एक डोरी है, वो छत से लटकी है और उसमें खुद में द्रव्यमान है थोड़ा बहुत। इसको मैं है ना थोड़ी मोटी डोरी करके दिखा देता हूँ। देखो ये देखो, इस तरह से थोड़ी मोटी डोरी है ये। बच्चों इसमें एक वेव पल्स गति कर रही है। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, वेव पल्स इस तरह से, एक वेव पल्स गति कर रही है। क्या लिखा है ये डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब क्या कह रहे हो? पाई स्क्वायर को 10 लिए सर, तो अगर करेक्ट आंसर चाहिए होगा तो पाई स्क्वायर को कितना लेंगे बेटा? फिर तो 3.14 लेना पड़ेगा ना। अगर आपको करेक्ट आंसर चाहिए तो 3.14 ही लेना है। तो पाई स्क्वायर का वैल्यू लगभग 9.8 के आसपास आता है, 9.8 और 9.85 के बीच में कुछ ऐसा आता है, ठीक है। ओके सर। लेकिन इतना एक्यूरेट कैलकुलेशन तभी करना जब ऑप्शन बहुत पास हो। ऑप्शन दूर दूर है, मान लो एक ऑप्शन है 512 फिर 256, इतनी दूर ऑप्शन हो ना, फिर पाई स्क्वायर को 10 ले लिया करो। 9.8596 हाँ 9.85 ठीक है भैया। 8596 ओके 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 जी, ओके धन्यवाद। इतनी एक्यूरेसी पर मैं ध्यान नहीं देता बेटा, मुझे पता है मेरे एग्जाम का नेचर इस तरह से है कि मुझे बहुत ज्यादा एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ती, तो मैं कभी परेशान नहीं होता। और बच्चों को भी बोलता हूँ परेशान मत हो बेटा। क्वेश्चन ये है, एक वेव पल्स है, वो इस डोरी में नीचे से ऊपर जा रही है। तो डोरी के निचले सिरे से x दूरी पर
इस वेव पल्स का वेलोसिटी बताना है। डोरी के लोअर एंड से x डिस्टेंस पर तरंग का वेग बताना है, वेलोसिटी ऑफ पल्स बताना है क्या होगा। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है बेटा ये, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन भी करना पड़ेगा, वरना तो कैसे काम चलेगा बताओ। मैं आपकी हेल्प करूं इसमें। बच्चों वेलोसिटी का तो फार्मूला हम वही काम में लेंगे, √T/μ। लेकिन आप ये देखो, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ काम में लेना पड़ेगा। हम जानते हैं जैसे जैसे डोरी में ऊपर जाएंगे ना, वैसे वैसे डोरी में तनाव बढ़ेगा। आप में से कोई बताएगा टेंशन ऊपर जाने पर क्यों बढ़ रहा है? तो मास भी तो नीचे का बढ़ रहा है, नीचे का जो है मास स्ट्रिंग का वो बढ़ रहा है, तो नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले पे फोर्स लगाएगा। बेटा डोरी के किसी भी बिंदु पर तनाव जो आएगा वो उसके नीचे की डोरी के भार की वजह से आएगा। डोरी के किसी भी बिंदु पर जो टेंशन होगा वो उस बिंदु से नीचे वाले द्रव्यमान जो होगा, उस बिंदु उस पॉइंट के नीचे वाला जो मास होगा उसके वेट mg के बराबर होगा। और हम जानते हैं अगर नीचे की डोरी की लंबाई x है और एकांक लंबाई का द्रव्यमान अगर म्यू है, तो x लंबाई का द्रव्यमान हो जाएगा μx, तो t आ जाएगा μx इंटू जी, और वेलोसिटी आ जाएगा √T/μ, तो म्यू कट जाएगा, तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा। बस ज्यादा मुश्किल नहीं था, मैं बता रहा हूं, ये ज्यादा मुश्किल नहीं था बेटा। तो डोरी के निचले सिरे से x दूरी पर हमारी जो तरंग का वेव होगा, वेलोसिटी ऑफ वेव होगी, तरंग का वेग वो होगा √x इंटू जी। बस। हेलो सर। बोलो बेटा। सर सेकेंड स्टेप एक बार और बताइए ना सर। डोरी के किसी भी बिंदु पर तनाव होगा, नीचे एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, है ना। ये देखो बेटा, अगर आपको इस बिंदु पर तनाव निकालना है यहाँ, तो इस बिंदु पर तनाव होगा इसके नीचे का भार। उस डोरी के जिस बिंदु पर जैसे तुम किसी वस्तु को उठाते हो तो हमें कितना बल लगाना पड़ता है, उसके भार के बराबर। तो डोरी के किसी भी बिंदु पर जो टेंशन होगा, तनाव, वो उसके नीचे की डोरी का भार होगा mg, और नीचे वाली डोरी की लंबाई कितनी है x, तो एकांक लंबाई के द्रव्यमान को अगर x लंबाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो x लंबाई का द्रव्यमान आ जाएगा। बस हो गया, और t की वैल्यू वहां रख दो। ओके, थैंक यू सर। गुड बेटा गुड, इस तरह से पूछा करो। क्वेश्चन तो बेटा मेरे पास बहुत हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं, लेकिन जब तक आप लोगों का समर्थन मुझे नहीं मिलेगा, सहयोग नहीं मिलेगा, मैं नहीं कराऊंगा क्वेश्चन बेटा, क्योंकि आप लोगों का रिप्लाई बहुत जरूरी है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप लोग कुछ प्रतिक्रिया ना दें, कुछ बोले भी नहीं, और टीचर आपको हर चीज उसी एनर्जी से आपको प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी, तब अच्छी पढ़ाई होती है। लेकिन सर आज तो हमने पूरी कोशिश की थी। हाँ तो करनी भी चाहिए। तो देखो आज आपने कोशिश की, तभी मैंने कितने क्वेश्चन कराए, देखो लाइन लगी हुई है, जबकि आज हमने थ्योरी भी काफी पढ़ी, काफी फार्मूले देखे, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन कराए जा रहा हूँ बेटा, और ढूंढ रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चन, लगातार मैं ढूंढता रहता हूँ। अच्छा एक अगला क्वेश्चन करते हैं, और ये आज का अंतिम प्रश्न होगा बेटा हमारा। ऐसी ही एक डोरी है बेटा जिसका द्रव्यमान है 15 किलो, और उस डोरी के निचले सिरे पर एक 5 किलो के द्रव्यमान का एक ब्लॉक लटका है। दोबारा बोल रहा हूँ, डोरी का खुद का द्रव्यमान 15 किलो है और नीचे एक ब्लॉक लटका है, उसका द्रव्यमान है, उसका मास है 5 kg। सुना आपने? डोरी की लंबाई है 10 मीटर, ठीक है बच्चों।
पल्स नीचे से ऊपर जा रही है, तो जब वो पल्स बिल्कुल नीचे थी तो उसकी वेवलेंथ जो थी, तरंग दैर्घ्य, वो थी 8 सेंटीमीटर। बच्चों एक वेव पल्स डोरी में नीचे से ऊपर जा रही है, जब वो निचले सिरे पर थी तो उस वेव पल्स की वेवलेंथ थी 8 सेंटीमीटर। तो बताइए जब वेव पल्स सबसे ऊपर वाले बिंदु पर पहुंच जाएगी, टॉप पर, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, तरंग दैर्घ्य क्या होगी? आप क्वेश्चन खुद लिख लो। एक वेव पल्स है जो नीचे से चलना शुरू करती है, उसके सबसे निचले बिंदु पर वेवलेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो जब ये पल्स बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएगी, ऊपरी बिंदु पर, ऊपरी सिरे पर, तो इसका वेवलेंथ क्या होगा? सोचो इसमें अप्रोच क्या लगाओगे, इसमें क्या अप्रोच लगाओगे बेटा, सोचो। अप्रोच बताएगा आप में से कोई बच्चा? क्योंकि बिना अप्रोच के बेटा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अप्रोच ये है, ये वेव पल्स जब नीचे से ऊपर जाएगी तो इसकी वेलोसिटी चेंज होने की वजह से वेवलेंथ भी चेंज होगा, परंतु फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति कभी नहीं बदलती। तो एक लाइन लिख लो इसमें, पहली लाइन लिख लो, वेव पल्स की जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो सेम रहेगी, बस इतना सा लिख लो। तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी होता है v बाई लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी होता है v बाई लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, यानी कि v1 अपॉन लैम्बडा 1 इज इक्वल टू आएगा v2 अपॉन लैम्बडा 2, या हम ये भी कह सकते हैं लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 आएगा v1 अपॉन v2। और v1 क्या है, निचले सिरे पर पल्स का वेलोसिटी, v2 क्या है, ऊपरे सिरे पर पल्स की वेलोसिटी। और हम जानते हैं हमारी जो पल्स है उसकी वेलोसिटी जो होती है वो t बाई म्यू होती है, तो म्यू तो सेम आएगा, म्यू तो डोरी का सेम है। तो बच्चों हम अंडर v1 बाई v2 को अंडर रूट t1 बाई t2 लिख सकते हैं। अब लैम्बडा 1 कितना है, 8 सेंटीमीटर, लैम्बडा 2 मुझे निकालना है। अब बताओ डोरी के निचले सिरे पर तनाव कितना आएगा? अब इतनी सी मदद कर दो यार बेटा, डोरी के सबसे निचले बिंदु पर तनाव कितना है? सब घर चले गए क्या? सब 50। 5G, वेरी गुड, 5G लिख देता हूँ, वेरी गुड। और डोरी के सबसे ऊपर वाले सिरे पर तनाव कितना आएगा? 20G। 20G, क्योंकि 15 किलो डोरी का भार हो जाएगा 5 किलो नीचे वाले ब्लॉक का, वेरी गुड। तो ये 1/4 बचा, अंडर रूट लोगे 1/2 आएगा, तो लैम्बडा 2 आ जाएगा बेटा 16 सेंटीमीटर। कितना प्यारा क्वेश्चन सॉल्व किया है हमने, देखो। तो आप लोग अपनी ऊर्जा बनाकर रखो, हम अपने क्वेश्चन बनाकर रखेंगे और आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो बच्चों आज का लेक्चर मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, कल कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और आगे थ्योरी भी पढ़ेंगे। फिर सुपरपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, व्यतिकरण और ये सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है। सर 12th वाला भी साथ ही साथ पढ़िए ना। डाउट क्लास है क्या? वेव ऑप्टिक्स तो बाद में पढ़ाऊंगा। कल बेटा ऐसे करो, डाउट तो आप लेकर आइए, थोड़ा बहुत देर डाउट करेंगे, पूरा लेक्चर अब डाउट को नहीं दूंगा मैं क्योंकि सिलेबस फिर लेट हो रहा है, लेकिन हाँ आपके डाउट बताएंगे जरूर, आप डाउट लेकर आइएगा कल, ठीक है।
ओके सर, आप सब लोग डाउट लेकर आइएगा, डाउट तो जरूर बताइएगा। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय। सर आप इसकी पीडीएफ देंगे प्लीज? हाँ मैं बेटा इसका पीडीएफ अभी सेंड करता हूँ ग्रुप में, है ना, अभी करता हूँ। ओके ओके, थैंक यू सर।